हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के इस वीडियो से मैं एक बहुत ही गंभीर सवाल आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, कल डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा के ऊपर में H1B वीजा और ग्रीन कार्ड्स इनके ऊपर में बहुत ही बड़े कुछ आदेश निकाले। ठीक है, इस पे एक वीडियो कल भी मैंने बनाया था, परंतु आज जो मैं सवाल रखना चाहता हूं वो ये है कि क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा है, मागा जिसको कहते हैं हम, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को, क्या ये मागा जो है, ये जो इंडिया में हम लोग स्वदेशी स्वदेशी करते हैं, क्या ये उसी का अमेरिकी संस्करण नहीं है? जिस तरीके से हमने देखा कि 2014 के बाद से, मोदी सरकार के आने के बाद से लाला रामदेव ने बार बार ये बात कही कि स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदे, स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदे, देश में बनी हुई चीजें खरीदे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HUL, इस टाइप की जो कंपनीज बहुत सालों से भारत में काम कर रही थी, काफी सारे भारतीयों को नौकरी दे रही थी, उसका बार बार, उनके प्रोडक्ट्स का बार बार मखौल उड़ाया लाला रामदेव ने और लोगों ने बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया। तो दोस्तों, जब आप वेस्टर्न प्रोडक्ट्स का मजाक उड़ाओगे और उनको इस्तेमाल ना करने का आह्वान इस देश में चलेगा, तो क्या वेस्टर्न लोग, जो अमेरिकी लोग हैं, वो अपने देश में अपने प्रोडक्ट्स और अपने लोगों के लिए नौकरियों की आवाज नहीं लगाएंगे? और आज जब वो लगा रहे हैं, आज जब वो इस बात को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं, तो हम लोग अमेरिका से चिढ़ रहे हैं, हम लोग डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़ रहे हैं। तो ये किस तरीके की हिपोक्रेसी है कि आप अपने देश के अंदर में तो स्वदेशी स्वदेशी का नारा लगाते रहो और फॉरेनर्स वही काम अपने देश में करें। तो आप कहो कि ये देखो, ये जीनोफोबिक है, फॉरेनर्स के अगेंस्ट में नफरत फैलाते हैं, फॉरेन के प्रोडक्ट्स को जो है देश में एंटर करने के लिए डिफिकल्टी ला रहे हैं, टैरिफ ला के और तमाम तरीके की चीजें। क्या हमको अपने पूरे खुद का इंट्रोस्पेक्शन भारत राष्ट्र को करने की आवश्यकता है कि नहीं है? यही आज का वीडियो जिसके ऊपर में मैं बात करना चाहूंगा। इस चीज पे मैं बाद में बात करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दो तीन बातें कर लेना चाहता हूं। पहला दोस्तों, कि मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दिया है इसलिए कि आप इसके माध्यम से जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें आप करें, पर कुछ लोग रात में 1 बजे 2 बजे मैसेजेस भेज रहे हैं। कृपया करके ये ना करें, ये जेंटलमैन बिहेवियर नहीं है। इसके लिए आप लोगों को मैंने अपना नंबर नहीं दिया है। ठीक है, आपके कुछ सवाल हैं, आप डे टाइम में पूछ सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं स्टोरी प्लांट कराने की, एजेंडा प्लांट कराने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके मुझे आप लोगों से स्टोरी आइडियाज नहीं चाहिए। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, मुझे मेरे आइडियाज पे वर्क करने दीजिए। आप लोग अपने स्टोरी आइडियाज करना चाहते हैं, आप अपना चैनल खोल लीजिए, आप ये चैनल मत देखिए और आप उसी पे अपने स्टोरी आइडियाज चलाइए अपने चैनल पे। तो कृपया करके ना कीजिए। ये मैंने नंबर दिया है आप लोगों को इसलिए कि आप यदि कुछ पैसा डोनेट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, और कृपया करके आप डोनेट करने के बाद में स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दीजिए ताकि मुझे पता रहे कि आप कौन है, मुझे कहां से पैसे आ रहे हैं। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ये कि कल मैंने गलती से बोल दिया था $1 लाख के बदले $1 मिलियन अपने वीडियो में, और वो चीज को मैंने बाद में 7वें मिनट में गलती की और 25वें 26वें मिनट में मैंने करेक्ट भी किया कि मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं चल रहा था कि मेरे से बोलते हुए कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया। परंतु कोई भी आदमी लगता है पूरा वीडियो देखा ही नहीं। इतने सारे कमेंट लोगों ने डाले कि आपने $1 मिलियन बोल दिया, $1 मिलियन बोल दिया। इसका अर्थ यह है कि आप लोग आखिरी तक वीडियो नहीं देखते। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं बदमाशी करता हूं। मेरे मूल जो मुद्दा रहता है वो वीडियो के बीच से शुरू में कहीं से करता हूं, ताकि जो लोग शुरू में ही वीडियो देख के छोड़ने वाले हैं उनको कुछ भी शिक्षा, उनको कुछ भी मिले ना। ये मेरा मकसद है। अगर देखना है तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आप इसमें से कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे। तीसरी बात दोस्तों, जो बहुत अहम है और जो मुझसे हटके है, वो ये है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेप उठाया है, इससे पूरा का पूरा जो अब इकोनॉमी का स्टडी जो है, वो पूरी की पूरी स्टडी एक तरीके से चेंज होने की जो सोचिए कि आप डगर पे बढ़ चली है। क्योंकि पहले जो था
वो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड पिछले 30-35 सालों से हमने देखा कि जम के था, ठीक है। 2016 में भी आए, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के उस पेस को थोड़ा कम करने का प्रयास किया, परंतु वो हुआ नहीं। पर जो इस बार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो पूरे ग्लोबलाइजेशन के पेस को जो है वो स्लो डाउन कर देगा। दोस्तों, एक इकोनॉमिक्स में हर जगह पे, विश्व में हर जगह पे दो थ्योरीज पढ़ाई जाती है। एक है द कंपैरेटिव एडवांटेज, जो डेविड रिकार्डो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, 1817 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने द कंपैरेटिव एडवांटेज नाम का ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रपोज किया था। वहीं एक और किताब 1990 में लिखी गई, द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। द कंपैरेटिव एडवांटेज और एक कॉन्सेप्ट है, द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है ये माइकल पोर्टर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, माइकल पोर्टर ने 1990 में एक किताब लिखी थी इसी नाम से, द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस। वहां पे इस चीज को समझाया गया था। अब ये दोनों क्या है, कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप, बाबा रामदेव इन सब से जुड़ा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से। दोस्तों देखिए, द कंपैरेटिव एडवांटेज का जब 1817 में डेविड रिकार्डो ने अपनी किताब ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इसमें जब ये कॉन्सेप्ट दिया था कंपैरेटिव एडवांटेज का, तो उसके अंदर में उन्होंने ये बताया था कि कुछ राष्ट्र कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाने में काफी सफल रहते हैं, तो उनको उन्हीं चीजों पे फोकस करना चाहिए जहां पे वो सक्सेसफुली वो काम कर लेते हैं। जैसे कि उस टाइम में हॉलैंड डच जो था वो शिप बिल्डिंग में बहुत माहिर देश था, तो कहा गया कि अगर हॉलैंड शिप बिल्डिंग पे ध्यान देगा, और वहीं इंग्लैंड जो था वो क्लोथ के मामले में, कपड़े के मामले में जो है उसको काफी अच्छा माना जाता था, तो कहा गया कि भैया हॉलैंड जो है वो फोकस करे शिप बिल्डिंग पे, इंग्लैंड जो है वो क्लोथ पे फोकस करे, और दोनों आपस में ट्रेड करे तो दोनों का फायदा होगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये कहने का अर्थ था कि हर देश का एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता है और उस राष्ट्र को उसी पे फोकस करना चाहिए, और ये ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ाता है, ये बीच के म्यूचुअल ट्रेड्स भी बढ़ाता है, व्यापार को बढ़ाता है, आपसी व्यापार को, और इससे खुशहाली आती है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज का जो था ये सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि यदि सारे राष्ट्र अपने एडवांटेज को पहचान ले, समझ ले कि दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले वो कहां पे श्रेष्ठ हैं, तो ये सभी के विकास में एक बहुत बड़ा मतलब आप कहिए कि सभी का विकास होगा इससे, ठीक है। और इस थ्योरी में ये सोचा गया कि सीमलेस फ्लो हो रहा है हर चीज का, कहीं पे भी अवरोध नहीं है, सीमलेस यानी चीजें हवा जैसे बहती है उस तरीके से हर चीज हो रही है। वहीं 1990 में द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माइकल पोर्टर ने लिखा। माइकल पोर्टर ने ये इस चीज पे ध्यान दिया कि क्यों कुछ राष्ट्र किन्हीं चीजों में जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं और उन्हीं काम में दूसरे राष्ट्र विफल हो जाते हैं, या क्यों कुछ काम में कुछ कंपनी सफल होती हैं पर दूसरी कंपनीज वही करने जाए वही काम तो विफल हो जाती है। तो उनका था द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। और उसके अंदर में उन्होंने वाई के ऊपर में फोकस किया, वाई के ऊपर में कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ काम में कुछ राष्ट्र सफल होते हैं पर वही काम दूसरे राष्ट्र करने जाएं तो वो विफल हो जाते हैं। तो ये वाई का आंसर जो है वो उन्होंने अपनी किताब में दिया। मेरे पास में वो किताब है, मैंने पढ़ी है, बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, मैं निकाल नहीं पाया वो अंदर कहीं है, मैं किसी दिन आपको निकाल के वो दिखाऊंगा। तो द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उसके अंदर में वाई के ऊपर में फोकस किया गया। अब आप बोलोगे कि मैं क्यों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज की बात ला रहा हूं। दोस्तों ये दोनों की दोनों थ्योरीज नाउ दे हैव गॉन फॉर अ टॉस इसलिए क्योंकि ये दोनों की दोनों थ्योरीज जो है बेसिकली कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल ट्रेड के ऊपर में फोकस करती थी कि भाई कैसे इनको बढ़ाया जाए, ठीक है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति आ रही है कि मुझे अपने देश के ऊपर में फोकस करना है और हर चीज में अमेरिका को श्रेष्ठ बनाना है,
अब यही अगर मैं कंपैरेटिव एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडिया के संदर्भ में लूं और अमेरिका के संदर्भ में लूं तो क्या है हमारा हमारा इंडिया का क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है बहुत बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन जो एक चीप लेबर के रूप में विश्व भर को मुहैया हो रही थी। हम लोग जो थे एक चीप लेबर के रूप में इंग्लिश स्पीकिंग जो नेशंस हैं, चाहे इंग्लैंड हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी राष्ट्रों में जो है जाके नौकरियां कम दामों में प्रोवाइड कर सकते थे। तो आप कह लीजिए कि जो श्रम था, सस्ता श्रम, ये इंडिया का कॉम्पिटिटिव और कंपैरेटिव एडवांटेज था। सबसे बड़ा एडवांटेज जो था वो हमारा था सस्ता श्रम जो अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, अमेरिका का वही एडवांटेज क्या था। अमेरिका हमेशा से जो है वो आप समझिए कि रिसर्च के लिए, मतलब 19वीं 20वीं शताब्दी के आप अधिकतर रिसर्च देख लीजिए, इनफैक्ट 21वीं शताब्दी में भी, तो अधिकतर जो है वो बड़ी कंपनीज, रिसर्च बेस्ड कंपनीज अमेरिका से निकली है। ठीक है, 19वीं 20वीं शताब्दी में आप देखते आइए, चाहे फार्मा हो, चाहे आईटी हो, चाहे जो भी हो। तो रिसर्च के मामले में जो है अमेरिका बहुत ही ज्यादा, मतलब उसका आप कह लीजिए कि वो एक ऐसी उर्वर भूमि है जहां पे दुनिया भर के रिसर्चर्स आके इकट्ठे होते हैं और उनको मौका मिलता है कि वो अपने श्रम को जो है एक फल में कन्वर्ट करे और वो फल उनको खाने के लिए मिले। भारत जैसा नहीं कि सबके सब जो है चोर बैठे हुए, एक ने कोई काम चालू किया तो और 50 लोग जो है कॉपी कैट, मतलब उसी की कॉपी करके वही काम शुरू कर देंगे। अगर आज इस वीडियो में कुछ देख रहे हैं तो बहुत सारे कंटेंट चोर जो हैं वो यहां से कंटेंट चोरी कर लेंगे और बताएंगे भी नहीं कि कहां पे उन्होंने ये सारी बातें सुनी है। तो हमारा माइंडसेट जो है वो चोरी का है, उनका माइंडसेट जो ओरिजिनल थॉट मेकर्स हैं उनको कैसे अवॉर्ड किया जाए उसका है। इसलिए जितने भी ओरिजिनल थॉट मेकर्स हैं, जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, वो सब के सब पलायन करते थे अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका का वो बहुत बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज था। डॉलर, सुपर पावर, वेपन्स, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब तो है ही, पर ये दो जो हैं ये मेन चीज। भारत चीप लेबर प्रोवाइड करता था, अमेरिका जो है R&D के लिए बेस्ट एरिया था। अब हुआ ये इतने सालों में कि इंडिया का इंग्लिश स्पीकिंग जो जनता, जो पढ़ा लिखा तेज था, वो इंडिया से बाहर निकल गया। मैंने आपको जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का कल रिसर्च बताया था, कल के वीडियो में, कि 5 लाख स्टेम यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इसके जो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टरेट जो हैं, 2000 से लेके 2019 के बीच में 5 लाख डॉक्टरेट्स, PhDs जो हैं वो अमेरिका में अवार्ड हुई। ठीक है, और इस 5 लाख में से 40% जो डॉक्टरेट था वो फॉरेनर्स को मिला। तो कितना हुआ? 2 लाख के आसपास। अब इसके अंदर में 28,000 सिर्फ इंडियंस थे और 55,000 चाइनीज। ये 28,000 इंडियंस जो जिनको PhD या डॉक्टरेट मिला, ये वापस कभी इंडिया में नहीं आए, ये वहीं के वहीं रुक गए और ये आज भी वहीं पे है। तो ये एक बहुत ही चीप रिसर्चर्स, अमेरिका की फार्मा कंपनीज या जहां पे भी ये काम कर रहे होंगे उन लोगों को ये प्रोवाइड इंडिया ने किया है। वैसी H1B वीजा के माध्यम से बहुत सारे हाईली टेक्निकल जो लोग हैं वो फॉरेनर्स, उनको जाके इंडिया, अमेरिका में जाके काम करने का मौका मिला। 85,000 वीजा हर साल H1B वीजा के माध्यम से पूरे विश्व के हाईली टेक्निकल लेबरर्स को मिलता है। 2006 में H1B वीजा जो है वो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था और तब से लेके आज तक जो है ये 85,000 हर साल अमेरिका वीजा देता आया है। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया कि ग्रीन कार्ड होल्डर जो हैं वो लास्ट ईयर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की ही एक रिसर्च थी जिसमें कहा गया था कि 2021 अप्रैल तक 3,80,000 इंडियंस जो हैं वो ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं, पर अमेरिका ने तो ग्रीन कार्ड बंद ही कर दिया, खत्म कर दिया। अब आ गया गोल्ड कार्ड और प्लैटिनम कार्ड। ठीक है,
तो मैंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था कि $5 मिलियन का यदि प्लैटिनम कार्ड है, अगर एक 2021 अप्रैल में 3,80,000 थे, अभी मान लीजिए 4 लाख हो गए होंगे 2025 में, तो अगर आप 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4 लाख करेंगे तो $2 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका सिर्फ प्लैटिनम कार्ड्स इंडियंस को बेच के, जो ग्रीन कार्ड तो नहीं, प्लैटिनम कार्ड पाना चाहते हैं, यानी परमानेंट रेसिडेंसी अमेरिका में पाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड हो या प्लैटिनम कार्ड हो, ये परमानेंट रेसिडेंसी प्रोवाइड करता है अमेरिका में। तो जो परमानेंट रेसिडेंसी पाना चाहते हैं, $2 ट्रिलियन अमेरिका ऐसे 4 लाख भारतीयों से ही कमा सकता है, यदि उन भारतीयों के पास में इतना पैसा है देने के लिए और वो देने के लिए इच्छुक हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश का रेवेन्यू बढ़ाने का भी एक मॉडल ढूंढ निकाला, प्लैटिनम कार्ड इंट्रोड्यूस करके और ग्रीन कार्ड फिन कार्ड सब खत्म करके। दोस्तों अब आते हैं मूल मुद्दे पे जिससे मैंने शुरुआत की थी। आपको बैकग्राउंडर मैंने एक दे दिया। दोस्तों जो ये कंपैरेटिव एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की मैंने बात की, इसके हिसाब से ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है। ग्लोबल ट्रेड जब बढ़ा तो हम इंडियंस को इसका भरपूर फायदा मिला, ठीक है। और हम लोगों ने भी जो है कुछ हद तक इस प्रिंसिपल को रेस्पेक्ट किया कि भाई यदि हम इंडियंस बाहर जाके काम कर रहे हैं तो बाहर के भी यदि प्रोडक्ट्स, बाहर के लोग इंडिया में आके काम नहीं करते हैं, पर बाहर की कंपनीज इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके लिए इंडियंस को ही एम्प्लॉय करती है। तो इंडियंस जो है उनके जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम इंडिया में बिकने दें। परंतु 2000, आपको मालूम है स्वदेशी जागरण मंच जो है आरएसएस का, ये एक अनुषांगिक संगठन है। इन्होंने बहुत पहले से ही जो है इन्होंने स्वदेशी का नारा लगा रखा था। भाई ये कैसे होगा? आप तो जाके अमेरिका में नौकरी करोगे, वहां के मजे लूटोगे, आपके जो बच्चे हैं वहां जाके पढ़ाई करेंगे, वहीं बस जाएंगे, वहां के मजे लूटेंगे। पर आप ये कहोगे कि नहीं, अमेरिका का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बिकना चाहिए, स्वदेशी खरीदो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका अपना दोहन शोषण होने दे, ठीक है, और आप दोहन शोषण करते रहो, उनके वहां जाके तो बसो आराम से, मजे से, वहां से सैलरी उठाओ, परंतु जब बात है कि उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में आने चाहिए तो आप स्वदेशी करने लगो। तो ये जो है ये स्वदेशी जागरण मंच हल्ला करता था, पर चूंकि कांग्रेस की सरकार थी बहुत लंबे समय तक, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। पर 2014 के बाद में स्वदेशी जागरण मंच, लाला रामदेव, श्री श्री रविशंकर, इन लोगों ने इतने स्वदेशी प्रोडक्ट का हल्ला किया, सबने अपनी अपनी कंपनी बना डाली और कहा कि देश से प्यार करते हो तो स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदो। यानी अब पेट्रियोटिज्म लेके आ गए ग्लोबल ट्रेड और इन सब चीजों में। पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म की भावना को जो है वो इन्होंने उछाला और कहा कि अगर आपको देश से प्यार है तो स्वदेशी माल खरीदो। श्री श्री रविशंकर के अपने खुद के इतने सारे संस्थान इंडिया के बाहर चल रहे हैं, ठीक है, उनके अधिकांशतः फॉलोअर जो है फॉरेन से या तो पढ़ के आए हैं या फॉरेन की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं इंडिया में, या फिर फॉरेन में बसे हैं या उनके बच्चे बसे हैं, ठीक है। पर ये स्वदेशी करने लगे, नेशनलिज्म की बात करने लगे। लाला रामदेव जो है वो नेशनलिज्म की बात करने लगे। अरे भाई ये तो हिपोक्रेसी है, ये तो हिपोक्रेसी की हद है कि आप अपनी चीज तो दूसरों को मतलब जो है वो नेशनलिज्म के नाम पे बेचो और दूसरों के फॉरेन के माल को जब आए हम सेवन करना चाहे तो आप एक तरीके से हमारे अंदर की नेशनलिज्म की भावना को जागृत करो, उसमें उफान लेके आओ और कहो कि नहीं, अगर तुम इंडियन हो तो ये जो है फॉरेन की चीज आपको छोड़ देनी चाहिए। तो फिर यदि ऐसा है तो आप क्यों फॉरेन में जा के इतने वहां प्रोग्राम्स करते हैं, वहां पे जो है आपके सारे भक्तों के बच्चे जाके बस गए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आप तो दूसरे जगहों पे जाके मजे लोगे, आपके भक्त दूसरे जगहों पे जाके मजे लेंगे, वहां बस जाएंगे, परंतु जब अपनी बारी आए तो आप अपने बॉर्डर्स को क्लोज करने की कोशिश करो, अपने भक्तों को अंदर में स्वदेशी की भावना को आंदोलित करो और कहो कि नहीं, बाहर की चीजें नहीं लेना। तो ये जो बाबा रामदेव, लाला रामदेव या श्री श्री रविशंकर है, इन्हीं का अमेरिकी संस्करण जो है ये डोनाल्ड ट्रंप है। अंतर इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है,
वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में और ये लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर में। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन से कोई पावर नहीं मिला हुआ है, तो ये हल्ला मचा रहे। पर दोनों ही जो जगह है, अमेरिका और भारत, वहां पे ऐसे तत्व लोग हैं जो ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के इस सुंदर कॉन्सेप्ट के खिलाफ रहे हैं। यहां पे स्वदेशी का नाम लेके, स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाओ का नाम लेके जो है इन्होंने बाहर के माल को आने से रोकने में एक अवरोध पैदा किया। वैसे अमेरिका अब अवरोध पैदा कर रहा है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि भाई हम वीजा H1B वीजा का दाम रातों रात 1000 से बढ़ा के $1,00,000 कर दिया, तो अब आप लोग चिढ़ रहे हो। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है कि आप तो दूसरों का मजा लोगे और अपना अपना जो है अपने पास रखोगे, किसी को दोगे नहीं। तो ये इस हिपोक्रेसी को जो है अब ये उजागर हो रही है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे जो सुप्रीम लीडर है क्या बोलेंगे कि भाई स्वदेशी चीजों पे अब हम ध्यान देंगे। भाई साहब 11 साल से आप क्या कर रहे थे? आप ही सत्ता में थे 11 साल से, तो 11 साल से इस देश की डिपेंडेंसी क्यों नहीं बहुत सारे मामलों में इंडिया के अंदर ही डेवलप हुई, बिल्ड हुई। हम आज भी हर चीज के लिए बाहर के ऊपर में डिपेंडेंट है। अगर आज गूगल चाहे तो पूरे देश को जो है स्टैंड स्टिल कर सकता है। आज तक इंडिया के अंदर में इंडिया की कोई कंपनी इतनी बड़ी बड़ी इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये जीमेल टाइप कुछ लेके आ पाए हैं अपना? माइक्रोसॉफ्ट टाइप को इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एमएस ऑफिस हम लोग यूज करते हैं? 1-2.5 रत्ती भर का जो है इन्होंने ऐसा काम नहीं किया है जिसके ऊपर में, मतलब कल यदि गूगल चाहे तो गूगल पूरे भारत को जो है गूगल सर्च और जितने भी उसके ये हैं उसको रोक के जो है पूरे के पूरे देश को खड़ा कर सकता है। इस तरीके की डिपेंडेंसी जो है हम लोगों ने अपनी जो है अमेरिका के ऊपर में बना दी। आप 11 साल से थे, आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं सोचा कि टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो है हमको अपनी डिपेंडेंसी पे काम करना है? वहीं दूसरी तरफ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वहां पे ये लाला रामदेव, श्री रविशंकर, ये सब घुस गए। जहां कोई R&D नहीं है, जहां तुरंत मतलब कंज्यूमर को माल चिपकाओ, पैसे लो, वो सारी चीजों में घुस गए और बोला स्वदेशी ये लो। यानी जिनको स्वदेशी पे काम करना था, यानी मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में, कि इनको स्वदेशी पे 11 साल से काम करना था। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ भतौड़ेबाजी की, इन्होंने सिर्फ बड़े बड़े जार्गन फ्रेजेस दिए, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया। उसमें इंडिया की डिपेंडेंसी कम हुई क्या फॉरेनर्स के ऊपर में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम असेंबलिंग का काम इंडिया में करें और मेक इन इंडिया की सब्सिडी खा जाए, ये बहुत सारे इंडियन कॉर्पोरेट्स ने अवश्य की है। चाइना क्यों ग्रेट बना? चाइना के अंदर में चाइना ने शुरू से ही जो है अपनी डिपेंडेंसी कम की थी और वो इतने शातिर थे कि वो अपना प्रोडक्ट जो है, माल जो चिपकाते गए, पूरे वर्ल्ड ओवर में जो है उन्होंने एक्सपोर्ट करके वर्ल्ड ओवर का एक्सपोर्ट मार्केट उन्होंने छीन लिया। अब पूरा वर्ल्ड जो है चाइना को मजा चखाने के पीछे जो है पड़ गया है। तो ये होशियारी जो है, ये जो डबल स्टैंडर्ड जो हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी बहुत दिन नहीं चलती। चाइना ने ये हिपोक्रेसी चलाई बहुत ही कह लीजिए तरीके से 21 साल से 25 साल से चला है। 2001 में वो WTO में आए थे कि हम अपना माल तो प्रोडक्ट तो पूरी दुनिया को चिपकाएंगे, पर अपने देश के अंदर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इनका जीना आराम कर देंगे, इनका काम करना मुश्किल कर देंगे। अलीबाबा, टेनेसेंट, बायदूस खड़े कर दिए उन लोगों ने। हमने क्या खड़ा किया? हम कुछ खड़ा भी नहीं कर पाए और आज पूरी दुनिया के सामने हम बदनाम भी हो रहे हैं। इंग्लैंड में इंडियंस के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं। ये सब मोदी की विदेश नीति का अंजाम है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति इतनी ज्यादा असफल रही है कि हम देख रहे हैं कि कनाडा में आपको क्या जरूरत थी, मुझे ये बताइए, ट्रूडो के ऊपर में स्टेटमेंट्स देने की? आज वो पलट क्या रहा, आपके जो है अंधभक्त घर में घुस के गोली मारेंगे, ये सब बोलने की जरूरत क्या थी? आज आप देखिए भारतीयों को, जो वहां भी एक सॉफ्ट नेशन था जहां से हमको कुछ मतलब रोजगार के अवसर इंडियन मिडिल क्लास के लिए डेवलप हो रहे थे, वो भी खत्म हो गए। इंडियन मिडिल क्लास तो सबसे बड़ा हिपोक्रेट है, स्वदेशी स्वदेशी की बात करता है, व्हाट्सएप पे दिन भर लगे रहते हैं मोदी जी की विदेश नीति और सारी नीतियों का गुणगान करने के लिए, और अपने बच्चे को भारत से बाहर भेजते हैं। जाओ बेटा बाहर जाके बस जाओ,
बाहर जाके पढ़ो, वहीं रुक जाओ, वहीं की नौकरी करो। तो ये जो हिपोक्रेसी चाइना और इंडिया अभी तक कर रहा था, ये हिपोक्रेसी को डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया अपनी हिपोक्रेसी करके। पूरा हिपोक्रेटिक वर्ल्ड हो रहा है। और जो इतनी सुंदर व्यवस्था 35 साल की जो चली आ रही थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन भी फेयर हो तो अच्छा हो, बट क्रूनी कैपिटलिज्म वाला प्राइवेटाइजेशन हो, वो बहुत ही ज्यादा खराब चीज है दोस्तों। एनीवेज, उस पर कभी और हम वीडियो बनाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि ये जो ग्लोबल ट्रेड जो बढ़ा पिछले 35 सालों में, उसको अब ये नेशनलिज्म, ये हिपोक्रेसी, ये स्वदेशी, ये सारी भावनाएं जो हैं, उस सुंदर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अब खत्म करने पे आ गई है। और यदि हम ये सोचते हैं कि स्वदेशी स्वदेशी बोल के हम फॉरेनर्स के माल को नहीं लेंगे इंडिया में, तो अब फॉरेनर्स ने भी, यानी फॉरेनर्स बोलूं तो अमेरिकन समझिए, अमेरिकन ने भी वही कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि उन्होंने बोला कि भैया अब हम फॉरेन का है, यानी इंडियंस का माल नहीं लेंगे, इंडियन लोगों को नहीं लेंगे, हम अपने ही लोगों को नौकरियां दिलवाएंगे और अपने ही लोगों को नौकरी करने देंगे। तो यदि हम अपने देश में यही काम कर रहे तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम क्यों इतना चिढ़ रहे हैं? हम क्यों ट्रंप को इतनी गालियां मार रहे हैं? हमें नहीं मारना चाहिए, हम खुद भी तो वही काम कर रहे हैं। तो जब खुद आप वो काम करो तो आप ठीक हो, पर यही काम ट्रंप अपने देश के लिए करे, अपने देश की कंपनीज के लिए करे, अपने देश के लोगों के लिए करे, तो हम बैठ के उसको गाली बकना चालू कर दें। ये तो मेरे ख्याल से बड़ा ही हिपोक्रेसी के अलावा और कोई दूसरा वर्ड मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। दोस्तों, मैं कोई ट्रंप का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो कर रहा है वो अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। और जो हमारे मोदी जी को पिछले 11 साल से करना चाहिए था अपने देश के लिए, वो उन्होंने नहीं किया, खाली फोटो ऑप्स किए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ गलबैयां कर रहे हैं, हाउडी मोदी है। अब की बार ट्रंप सरकार मेलिना ट्रंप को इंडिया में बुला के रेड कारपेट जो है स्वागत किया जा रहा है, अच्छे अच्छे तोहफे दिए जा रहे हैं। इन सबका आज देश को क्या फायदा मिला? देश को क्या मिला? देश को 11 साल बाद जो है, यदि आप आके ये कहते हैं कि हमको अपने ऊपर जो है डिपेंडेंसी इंडिया की दूसरों के ऊपर से कम करनी है और खुद ही सब सृजित करना, तो आप सोचिए पिछले 11 साल में आप कितने बड़े फेलियर साबित हुए। आप जो नेहरू की नीतियों की हंसी और मजाक और मखौल उड़ाते थे, गुट निरपेक्षता की, रशिया के साथ जाने की, आज आप वही काम कर रहे हो। आप कितने बड़े फेलियर साबित हुए नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 साल में। एक बार अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। और अंधभक्तों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग जरा अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। जो जब ये हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार चल रहा था और हवन यज्ञ आप लोग कर रहे थे देश के अंदर में, तब आपने सोचा था कि ये पलट के जब आएगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के रूप में, तो इंडिया के ऊपर में कैसा इसका वार पड़ेगा, कितना भार पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया, यहीं समाप्त करना चाहूंगा मैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।